बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 अबाउट सॉल्यूशन। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है सॉल्यूशन से रिलेटेड वो स्टार्ट है। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सोलबिलिटी की बात की थी। हमने डिफाइन किया था कि सोलबिलिटी इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट डिज़ॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कि सोलबिलिटी जो है वो सॉल्यूट की मिकदार है ग्राम्स के अंदर, जो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होगी। यानी 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितनी सॉल्यूट की मिकदार ग्राम्स के अंदर डिज़ोल्व होगी उसको हम उसकी सोलबिलिटी कहेंगे। फिर हमने इसके फैक्टर्स की बात की थी, लेकिन उससे पहले हमने 3 प्रिंसिपल्स ऑफ सोलबिलिटी स्टडी किए थे। वो हमारे पास क्या थे? नंबर 1 हमारे पास था कि आयनिक और पोलर सब्सटेंसेस जो होती हैं वो सोलेबल होती हैं पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर आयनिक सॉलिड एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर सोलेबल इन वाटर। हमने उसकी एग्जांपल दी थी। पोटाशियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, कॉपर सल्फेट वगैरह है, शुगर है, अल्कोहल वगैरह है जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है। दूसरा प्रिंसिपल जो था वो हमने ये डिस्कस किया था कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सोलेबल इन वाटर। पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व नहीं होती, जाहिर बात है वाटर, ठीक है। अब नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सोलेबल इन वाटर सच एज, जैसे ईथर है, बेंजीन है, पेट्रोल वगैरह है, वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते। अब थर्ड जो था वो हमारे पास था, इसका प्रिंसिपल होता है कि नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस, नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस जो हैं सोलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें हमने कहा था ग्रीस, पेंट्स, नेफ्थलीन, वो जो है वो ईथर और कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है उनके अंदर सोलेबल है। जब हमने फैक्टर्स की बात की थी तो फैक्टर्स में 3 फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो इसके 3 प्रिंसिपल्स थे जिनको हमने स्टडी कर लिया। नंबर 2 हमारे पास जो फैक्टर हैं ये सोलबिलिटी के फैक्टर्स हैं, ठीक है। नंबर 2 जो है हमारे पास है वो हमारे पास है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और नंबर 3 फैक्टर जो है वो हमारे पास है टेम्परेचर। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच द सोलबिलिटी डिपेंड। जो 3 प्रिंसिपल्स हमने स्टडी किए, नंबर 1 वो था, ठीक है ना। अगर आप उसको हेडिंग देना चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं जनरल प्रिंसिपल्स। जो हमने 3 स्टडी किए थे। उसके बाद सेकंड फैक्टर जो था वो हमारे पास आ गया सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का, कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर किस किस्म का इंटरेक्शन होगा। वो जब हम इन डिटेल हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो उसमें जाके हम देखेंगे। और तीसरा हमारे पास आ गया टेम्परेचर, दर्जा हरारत जो है, टेम्परेचर जो है उसका सोलबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा कर देते हैं तो सोलबिलिटी किधर जाती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, या अगर हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो सोलबिलिटी किस सीमत ट्रेवल करेगी, बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच द सोलबिलिटी डिपेंड्स। ये वो फैक्टर हैं जिनके ऊपर सोलबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है। और इनमें से ये जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं इनको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज हम इसका अगला पॉइंट देखेंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। solubility and solute solvent interaction। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या है, ठीक है ना। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ क्रिएशन
of attractive force between the particles of solute and those of solvent। सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से हमारा मतलब है ये, इसको हम इन टर्म ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की सेंस के अंदर हम लेंगे कि सल्यूट के पार्टिकल्स और सॉल्वेंट के दरमियान, इनके दरमियान का इंटरेक्शन है सल्यूट का सल्यूट के साथ, यानी सल्यूट का अपने ही पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन कैसा है, सॉल्वेंट का अपने ही पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन कैसा है, और सल्यूट का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन कैसा होगा। सो वी कैन डिसाइड द सल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन इन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्रिएशन ऑफ अट्रैक्शन, हाउ मच attractive force created between the solute and solvent particles, and how much stronger forces exist between the solute particles and solvent particles. If the force of attraction is stronger between the solute and solute particles and solvent particles, then this solvent will never dissolve the solute. And if the attractive force between the solute and solute particles is stronger than the solute and solvent particles, then the solute will never dissolve in the solvent. But if the new creative force between the solute and solvent, means if the force of attraction between the solute and solvent is greater than the force of attraction between the solute and solute particles and solvent particles, then the solution will form. ऐसी कंडीशन के अंदर सॉल्यूशन जो होगा वो बन जाएगा। अब सल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो डिसॉल्व जो होते हैं, ये 3 इवेंट्स इसके अंदर होने चाहिए, यानी सोलबिलिटी जो है सल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर हैज 3 इवेंट्स। अब वो 3 इवेंट्स कौन से होंगे, हम उनको यहां पे मेंशन करते हैं। नंबर 1, सल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर Number 2, solvent particles must separate to provide space for solute particles. Number 3, solute and solvent particles must attract and mix up. सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए और वो मिक्सअप हो जाएं। अब देखिए, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 1 है सल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट टू फ्रॉम ईच अदर। सल्यूट के पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे से अलग होने चाहिए। लेट्स सपोज, हम आगे जाके एग्जांपल को डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे।
अब सोडियम क्लोराइड है, वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है, इसका मतलब है कि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग होने चाहिए, ठीक है। अब सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड द स्पेस टू सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब सोडियम क्लोराइड जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। वाटर क्या है? वो एक पोलर कंपाउंड है, उसमें पोलैरिटी होती है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो पोलर मॉलिक्यूल है। अब वो क्या करेगा? वो स्पेस देगा, उसके पार्टिकल्स भी अलग हो जाएंगे। अब वो किसको स्पेस देगा? सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड को स्पेस देगा। इस एग्जाम्पल को अभी कुछ देर के बाद हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, एक आर्टिकल आएगा बीच में उसके बाद। अब यानी सॉल्वेंट ने भी स्पेस दी है, किसको? सोल्यूट के पार्टिकल्स को, कि वो उसके अंदर आकर डिसॉल्व हो जाए। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के दरमियान में इतनी अट्रैक्शन होनी चाहिए, यानी वाटर मॉलिक्यूल की आपस में जो अट्रैक्शन है और सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स की जो आपस में अट्रैक्शन है वो कम होनी चाहिए बानिस्बत सोडियम और वाटर के पार्टिकल्स के दरमियान में। अब वाटर और सोडियम के जो या क्लोराइड जो है उसके पार्टिकल्स के दरमियान में अट्रैक्शन ज्यादा हो गई है, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट की अट्रैक्शन ने ओवरकम कर लिया है सोल्यूट में की अट्रैक्शन और सॉल्वेंट की अट्रैक्शन पार्टिकल के दरमियान में अट्रैक्शन पर। तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और मिक्सअप हो जाएंगे, जिससे हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा और सोलबिलिटी होगी। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन है, सॉल्यूशन फॉर्मेशन किस तरह होगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव स्ट्रेंथ of attractive forces between solute solvent and solute solvent। अब किसी भी जगह सॉल्यूशन का बनना जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स पे डिपेंड करता है। कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस? कि सोल्यूट और सोल्यूट, यानी सोल्यूट के पार्टिकल्स की आपस में अट्रैक्शन कितनी है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की आपस में अट्रैक्शन कितनी है। और जब हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट को इकट्ठा कर दिया तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल की एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन कितनी है, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द अट्रैक्टिव फोर्सेस। What kind of attractive forces? The forces exist between the solute and solute particles, and the forces exist between the solvent and solvent particles, and the forces exist between the solute and solvent particles. These three types of forces will decide either the solution will form or not. ये जो है ये decide करेंगी कि solution formation होनी है या solution formation नहीं होनी। अब सॉल्यूशन फॉर्मेशन कैसे होगी? इफ द न्यू फोर्स कौन सी है? जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान में पैदा हो रही है, बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट particles overcome
solute attractive forces then solute dissolve and make a solution. अगर तो जो फोर्स पैदा हुई है सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान में, जब उनको हमने इकट्ठा किया, वो फोर्स जो है, वो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? इतनी ज्यादा है कि वो सल्यूट पार्टिकल्स के दरमियान में ओवरकम हो जाती है। यानी उस जो सल्यूट पार्टिकल्स की फोर्स है उस पे गलबा डाल लेती है, उससे ज्यादा है ताकत अट्रैक्शन की। किसके दरमियान में? सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान में। तो क्या होगा? ऐसी सूरत में सल्यूट जो होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर और सॉल्यूशन बन जाएगा। इफ द न्यू फोर्स, दूसरा इसका पॉइंट जो है, इफ द न्यू फोर्स बिटवीन द सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स इज वीकर इनफ दैट इट डज नॉट ओवरकम द सल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेस। अगर सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो कमजोर होती है, इतनी कमजोर होती है कि वो सल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेस पर ओवरकम नहीं आती, उससे ज्यादा नहीं होती, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? देन द सल्यूट विल नेवर डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। तो सल्यूट जो होगा वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा एंड सॉल्यूशन विल नेवर फॉर्म, ऐसी कंडीशन के अंदर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो ये कुछ कंडीशन थी। अब हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं जो हमने पहले की थी। अब देखिए इसके अंदर वही तीनों स्टेप्स आए हैं जिनको हमने स्टडी किया था। पहला स्टेप क्या था कि सल्यूट पार्टिकल्स जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। नंबर 2 पार्टिकल क्या था, पॉइंट क्या था? नंबर 2 पॉइंट हमारे पास था कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएंगे एंड दे विल प्रोवाइड द स्पेस फॉर द सल्यूट पार्टिकल्स। और नंबर 3 क्या था? देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स अटैक ईच अदर एंड दे मिक्स अप। तो वो मिक्सअप हो जाएंगे। यही तीनों स्टेप जो है वो इसके अंदर हुए हैं। अब एग्जांपल की बात करते हैं। अब एग्जांपल में भी यही तीनों स्टेप जो हैं वो कार फरमा होंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि व्हेन सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक जो है, इज एडेड इन वाटर, when we added the sodium chloride in water, how this sodium chloride dissolve in water? ये सोडियम क्लोराइड किस तरह पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। अब फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था कि सबसे पहले सल्यूट के पार्टिकल जो होंगे वो क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे। वो क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे। अब ये किसकी वजह से डिसॉल्व होता है? इट डिसॉल्व readily, easily, speedily, because attractive interaction between the ions of sodium chloride, it is a ionic compound, and polar molecule of water are stronger enough to overcome the attractive force
between sodium and chlorine ions and chloride ions in solid sodium chloride crystals. अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस तरह सोडियम क्लोराइड जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। अब ये वाटर के अंदर किस तरह डिसॉल्व होती है? सोडियम क्लोराइड इज एडिड इन वाटर एंड इट डिसॉल्व रेडली बिकॉज, क्यों? इसकी वजह ये है कि सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड के जो, चूंकि ये आयनिंग कंपाउंड है, ठीक है, अब क्या होगा, आयनिंग कंपाउंड में सोडियम और क्लोराइड के आयन होंगे, इनके दरमियान में जो अट्रैक्शन होगी, इनके दरमियान में जो अट्रैक्शन होगी, अब ये वाटर का मॉलिक्यूल है, अब सोडियम और क्लोराइड के आयंस के दरमियान में जो अट्रैक्शन है वो कमजोर हो जाएगी, किसकी निस्बत? अब ये पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और क्लोराइड आयन जो है ये नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे किसकी तरफ? हाइड्रोजन की तरफ जिस पर पार्शियल पॉजिटिव यानी ऑपोजिट चार्ज वाले अट्रैक्ट कर लेंगे। अब सोडियम और क्लोराइड आयन की अट्रैक्शन कम होगी बनिस्बत वाटर के पोलर मॉलिक्यूल की, यानी वाटर के मॉलिक्यूल और सोडियम और क्लोराइड के आयंस की अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी बनिस्बत सोडियम और क्लोराइड आयंस के, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड जो होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर। किसके अंदर? वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। अब चूंकि ये सोडियम जो है, वाटर जो है, ये पोलर कंपाउंड है, इसके अंदर पोलैरिटी क्रिएट हुई होती है, जिसकी वजह से जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं, आयंस होते हैं, वो एक दूसरे को अटैक कर लेते हैं। तो बेटा ये था सोलबिलिटी, और ये उसका एक फैक्टर था, सोलबिलिटी डिपेंड्स अपॉन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो किस तरह सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन के ऊपर ये डिपेंड करती है, ठीक है। तो बेटा आप लोगों की डायरी है, आप लोगों ने सोलबिलिटी एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, इसको कंप्लीट को आपने लर्न करना है। और बेटा इस लेक्चर को आपने अगर डिस्कस करना हो, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।